हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज होगा सबसे पहला क्लास हमारा कक्षा 10 केमिस्ट्री, जो कि है 25 फरवरी का महातांडव। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हमें ज़्यादातर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब जैसे ही हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप इसकी जरूरत है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं, आकार और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कितना ज़्यादा इजी है भौतिक परिवर्तन, बताइए हम किसे कहेंगे। यकीन मानिए, साथ में कॉपी और पेन को लेकर के बैठिए। पूरा आपको नहीं लिखना है, या तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट अगर आप न लेना चाहें तो थोड़े थोड़े माइंड मैप तरीके से फ्लो चार्ट बना करके जैसे लिखते हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए भौतिक परिवर्तन और उसके आगे केवल लिख दीजिए भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुणों में परिवर्तन। इसके बाद आप इसका उदाहरण लिख दीजिए। तो कुछ इस तरीके से साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, भौतिक परिवर्तन वे होंगे जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। तो ऐसे परिवर्तन कहलाएंगे आपके भौतिक परिवर्तन। और हम जानते हैं कि अगर केवल भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुणों पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण की बात करें तो बर्फ का गलना, जल का जमना इत्यादि। एकदम आसान भाषा में समझे तो ऐसे परिवर्तनों को आप क्या करेंगे, वापस से ला सकते हैं। मतलब इसमें जो परिवर्तन हो गया आप उसे वापस फिर से पा जाएंगे। जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन एक बार हो गया आप उसे दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते। बर्फ का गलना है, अगर बर्फ गल गया तो आप उसे दोबारा से बर्फ बना सकते हैं। जल अगर जम गया तो दोबारा से आप पिघला सकते हैं। बत्ती आपकी जल रही है, बुझ रही है, अगर जल रही है तो आप बुझा सकते हैं, बुझ गई तो जला सकते हैं। तो इसका मतलब जिसे आप वापस पा जाएंगे वो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठनों एवं गुणों में परिवर्तन होता है, ये आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा था, वैसे ही रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थ के रासायनिक संगठनों और गुणों में परिवर्तन हो जाएगा और इसे हम वापस नहीं पा पाएंगे। और इसी वजह से ये हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दूध का फटना, जंग का लगना, दहन होना, फलों का पकना इत्यादि। एक बार आपका दूध फट गया तो दोबारा से आप उसे दूध नहीं बना सकते। लोहे में जंग लग गया तो दोबारा आप लोहा नहीं ला सकते। एक बार कोई चीज़ जल गई, दहन हो गया तो आप दोबारा से नहीं बना सकते। एक बार अगर फल पक गया तो आप दोबारा से उसे कच्चा या फिर उसका बीज नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे परिवर्तन जो कि हम नहीं बदल पाएंगे वो सारे आपके रासायनिक परिवर्तनों में आ जाएंगे। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों में ये आपका पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी इसे पढ़ना मत छोड़िएगा। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए गुणों के साथ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, जब भी कभी एक या एक से ज़्यादा पदार्थ आपस में या फिर अलग अलग अभिक्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ बना लेंगे, यानी कि मिले तो दो लोग लेकिन बन जाएगा तीसरा लोग, तो ऐसे कहलाएंगी वो चीजें रासायनिक अभिक्रिया।
जैसे उदाहरण की बात करें, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होना। जैसे हम 2Mg के साथ में O2 को मिलाएंगे तो आपका 2MgO मिल जाएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का अगला पदार्थ आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब हम बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को आप निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचान सकते हैं, जैसे इसकी अवस्था में परिवर्तन का होना, रंग में परिवर्तन का होना, गैस निकलने लगेगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा या फिर अवक्षेप का बनेगा। अगर कोई चीज़ पहले हो सकता है सॉलिड अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी और उसके बाद वो द्रव या गैस अवस्था में हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई तो रासायनिक अभिक्रिया अवश्य हो रही है। किसी चीज के रंग में परिवर्तन हो, लाल से हरा बन जाना, नीला बन जाना, तो बिना रासायनिक अभिक्रिया के तो संभव नहीं है। अर्थात इन सभी में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अगर कहीं गैस निकल रहा है तो हो सकता है कि किसी दो चीजों के मिलने की वजह से तीसरा बन रहा है और साथ में गैस रिलीज हो रहा है। किसी चीज के ताप में परिवर्तन हो रहा है या फिर अवक्षेप बन रहा है, तो ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रियाओं के पहचान में आ जाएंगी। अब हम बात करें रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में दर्शाने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आपसे एकदम अति लघु उत्तरीय वाले में प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप बताएंगे कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसी को हम सूत्रों और प्रतीकों के रूप में दर्शा देंगे। वही दर्शाना हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर जल बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, इसे हमने रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दर्शा दिया कि 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो यही हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जितनी चीज़ें लाई हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, फास्ट ट्रैक तरीके से रिविजन करके हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखते जाइए। और हाँ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, क्योंकि लगातार डेली आप लोग को ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी। अभिकारक की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो भी देखिए भाग लेगा, जितनी भी चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगी वो सारे आपके अभिकारक कहलाएंगे। और रासायनिक अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनेंगे उन्हें हम उत्पाद कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने पर जल का निर्माण कर रहा है। तो देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भाग ले रहा है तभी तो जल का निर्माण हो रहा है। यानी कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके अभिकारक हो जाएंगे, क्योंकि ये इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और जल आपका उत्पाद हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने पर जल का निर्माण होगा। इसके बाद हम बात करें कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने की क्या विधि है, तो देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने की निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहली विधि कि तीर के बाईं तरफ अभिकारक को लिखते हैं और दाईं तरफ हम उत्पाद को लिखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी हम तीर लगा के लिख रहे हैं तो इधर बाईं तरफ आप अभिकारक को लिखते हैं और दाहिने तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने पर जल बन रहा था तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका बाएं तरफ था, अभिकारक था, और जल आपका दाहिने तरफ था, उत्पाद था। इसके बाद दूसरा, एक या एक से अधिक अभिकारकों और उत्पादों के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 मिल रहे थे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में प्लस का निशान था, और उत्पाद में जब कभी 2 उत्पाद बन जाते हैं तो उसमें भी प्लस का निशान लगाते हैं। अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है।
जैसे ये जिंक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसे अलग अलग दर्शाने के लिए यहाँ पर ये एरो का निशान दर्शाया गया है। अभिकारक और उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत के रूप में लिखते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि जिंक लिखना है तो हम केवल क्या करेंगे, जिंक लिख देंगे हिंदी में। जैसे प्रतीक के रूप में यहाँ पर हम Zn लिखेंगे जो कि सॉलिड स्टेट में है, और NaOH लिखेंगे जो कि एक्वस जलीय विलयन के रूप में है, और ये बन जाएंगे सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाएगा। देखिए जो भाग लेंगे वो आपके ये अभिकारक कहलाएंगे, जो बनेंगे उत्पाद कहलाएंगे। इसके बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे। अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग करने के लिए ये एरो का निशान लगाएंगे। एक से ज़्यादा अभिकारक और उत्पाद के बीच में ऐसे प्लस का निशान लगाते हैं। अगर कोई गैस है तो उसे ऐसे ऊपर के एरो के द्वारा दर्शाया जाएगा, और जो भी अभिकारक एवं उत्पाद होंगे उन्हें उनके रासायनिक प्रतीकों के रूप में लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया का आप निरूपण करेंगे। अभिक्रिया की परिस्थिति को तीर के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि इस तीर के ऊपर लिखा गया है कि ये गर्म डेल्टा 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। जिप्सम को जब हम लेंगे CaSO4 × 2H2O, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट × हाफ जल 1/2 H2O + 3/2 H2O आपको मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद समीकरण को संतुलित करना भी आपके लिए दे देता है। तो समीकरण को संतुलित आप कैसे करेंगे, कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब अगर हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये कुछ इस प्रकार है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न ही सृजन होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात तत्वों को परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो है अभिकारक और उत्पाद है। अभिकारक के देखिए जो द्रव्यमान है यानी कि जो पदार्थ है वो नए पदार्थ इसमें बन नहीं जाएंगे, इसी के मिलने से नए बनेंगे, पर वो एकदम अलग से नहीं बन जाएंगे। इसी के मिलने से नया बनेगा, न ही विनाश होगा और न ही सृजन होगा। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा का न ही सृजन होगा न ही विनाश होगा, बल्कि ऊर्जा का एक से दूसरे रूप में स्थानांतरण होगा। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान का न ही सृजन होगा और न ही विनाश होगा, बल्कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन के 2 अणु लेंगे तो उत्पाद में भी 2 अणु ऑक्सीजन के होंगे। मैग्नीशियम के 2 अणु लेंगे तो उत्पाद में भी मैग्नीशियम के 2 अणु बनेंगे। और इसी वजह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी आपके एग्जाम में MCQ में, लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में बहुत में आ सकता है। और मान लीजिए अगर ये लघु और दीर्घ उत्तरी में आया तो केवल एक प्रश्न नहीं रहेगा, मिला करके इसके साथ में 3 से 4 प्रश्न आप लोग को मिल जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सामने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं, कैसे होती हैं, अलग अलग भी पूछ सकता है। अगर लघु उत्तरीय या फिर आपके अति लघु उत्तरीय में पूछेगा तो एक एक करके पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है या फिर वियोजन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, कुछ इस प्रकार से। परंतु अगर सबसे ज़्यादा दीर्घ उत्तरीय में आया तो उसमें पूछ देगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को उदाहरण तथा परिभाषा के साथ वर्णन करिए, तो उसमें आपको सारा लिखना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का मिलना। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। नाम से याद रखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। तो जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिल करके उत्पाद का निर्माण कर देंगे तो आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने पर जल का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिए, आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर पूछ दिया 2 नंबर में कि संयोजन अभिक्रिया क्या है तो हम केवल डिफिनेशन लिख देंगे और हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री का सीधा सा मतलब ही है रासायनिक अभिक्रियाओं से, अर्थात कि रासायनिक अभिक्रिया आप लिखेंगे तो आपको केवल 1 नंबर मिलेगा, परंतु जब आप इसका उदाहरण देंगे तब जा करके आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिलेंगे। और पूरे नंबर पाने के लिए आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। बिना उदाहरण के कोई भी केमिस्ट्री का जो प्रश्न है वो पूरा नहीं होगा, तो उदाहरण के साथ बताइएगा। तो संयोजन अभिक्रिया जस्ट इसका अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पादों में टूट जाएगा उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन का मतलब है जुड़ना या मिलना, वियोजन का मतलब है दूर हो जाना, वियोग हो जाना, अलग अलग हो जाना। संयोजन का जस्ट अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में पदार्थ मिलते हैं और वियोजन में ये अलग अलग होते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पादों में टूट जाएगा उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ये आपकी हो गई वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद तीसरा वाला आपके सामने अभिक्रिया है, कौन सा? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा? ये सब आपके वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। वो संयोजन था, अब वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार हैं। वियोजन अभिक्रिया में सबसे पहला है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। लॉन्ग वाले में आप ये सब मत लिखिएगा, केवल वियोजन दे देगा वो लिख दीजिएगा। जब पूछेगा इन सब के बारे में तब लिखिएगा, तो इसी वजह से इसे जानते रहिए। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से ज्यादा सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मीय अपघटन का सीधा सा मतलब है ऊष्मा के द्वारा टूट जाना, अपघटित हो जाना। ऊष्मीय का मतलब ऊष्मा के द्वारा टूट जाना, अपघटित हो जाना। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय वियोजन के द्वारा ऊष्मा के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। दूसरा है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे ऊष्मीय अपघटन का मतलब है ऊष्मा के द्वारा विघटन होना, वैसे ही प्रकाश अपघटन का मतलब है सूर्य के प्रकाश के द्वारा विघटन होना। तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होगी तो उसे हम कहेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपके 2Ag + Cl2 में टूट जाएगा। अब इसके बाद जैसे ऊष्मीय और प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं हैं, अगला आप पढ़ेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया का मतलब है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह 2 से 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से ज्यादा सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएगा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे H2O विद्युत अपघटन मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आप लोग पढ़ते नहीं है इस वजह से कठिन लगता है। तो आपका संयोजन वियोजन अभिक्रिया हो गया। तीसरा आपके सामने है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बताइए विस्थापन या प्रतिस्थापन का क्या मतलब है? विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब है कि परमाणु से विस्थापित कर देना। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से
उस तत्व के परमाणु से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ये आपकी कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब है एक जो ज़्यादा क्रियाशील रहेगा वो अपने से कम क्रियाशील वाले परमाणु को, तत्व को वियोजित कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। और ये आपके दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होता है उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण आप याद रखेंगे, केवल एक अणु का विस्थापन होगा। जैसे कि आयरन है, कापर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो कापर को हटा करके खुद जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4। कापर को हटा देगा, केवल एक ही से अभिक्रिया हो रहा है। इसके बाद दूसरा आपके सामने है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। तो अब इसमें क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर आदान प्रदान द्वारा उत्पाद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ध्यान रखिए दोनों का विस्थापन हो जाएगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट आपका हट जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा और पोटेशियम जो आपका के है वो NO3 के साथ में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हो जाएगी आपकी उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरा वाला आपका हो गया। इसके बाद चौथा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ये आपका अलग अलग भी पूछ देता है, एक में भी पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हैं। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को बाहर निकाल देना, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा बाहर निकल जाएगी वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। और जब देखिए बाहर निकलेंगी तो ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद जो रहेगा उसकी ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। अब बाहर निकल रहा है तो हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में आपके 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी बनेगी। तो इसमें देखिए ऊष्मा निकल रही है, ये आपका अभिकारक है, इधर उत्पाद है। तो उत्पाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बगल में धनात्मक चिन्ह लगा करके 94 किलो कैलोरी ऊर्जा को भी दिखा देंगे। तो ये आपका हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी की जस्ट उल्टी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में बाहर निकल रहा था तो ऊष्माशोषी का मतलब है ऊष्मा का अवशोषण करना, इसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होगा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, अब देखिए ऊष्मा का अवशोषण करना है तो ये उच्च ताप पे होंगी और स्वतः होंगी। इनमें ऊष्मा की जो मात्रा है इसे उत्पादों की ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। अब देखिए अगर ऊष्मा आपका निकलता तो निकलने के लिए धनात्मक लगाते, लेकिन इसमें हमें लेना है तो लेने के लिए हम ऋणात्मक हो जाएंगे, इसीलिए ऋणात्मक दर्शाएंगे। और ऋणात्मक ये भी आप तब दर्शाएंगे जबकि ये उत्पाद की तरफ होगा। अगर आपको अभिकारक की तरफ दर्शाना है तो आप धनात्मक के साथ दर्शाएंगे, क्योंकि अभिकारक में तो आपका अवशोषित हो जाएगा तो धनात्मक दर्शाना पड़ेगा। वही उत्पाद की तरफ दर्शाने के लिए आपको ऋणात्मक निशान लगाना पड़ेगा। तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये अभिक्रियाएं उच्च ताप पे स्वतः होती हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह के साथ दर्शाते हैं और अभिकारकों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने पर 2NO बन जाएगा और इसमें से -45 किलो कैलोरी ऊष्मा को हम दिखा देंगे। 4 अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे अगला जो है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। तो 4 अभिक्रिया क्या आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या है।
देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन में कमी होगी उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सबसे पहले तो ऑक्सीकरण और अपचयन दो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीजन का योग होना। अब ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन में कमी होगी, तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि MgO में आप 4 मोल HCl को मिलाएंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन निकलेगा प्लस आपका 2H2O निकलेगा, तो ये आपकी हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसके बाद ऑक्सीकरण को ही हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। बाय द वे अगर आपकी एग्जाम में दूसरे नाम से आ गया ऑक्सीकरण को दूसरे नाम उपचयन अभिक्रिया के नाम से, तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि पता नहीं कि इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए अपचयन का उल्टा उपचयन अभिक्रिया, ये आपकी अपचयन है तो इसका उल्टा ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ऑक्सीकरण के बाद दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन में कमी होती है, इसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन में कमी होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन में कमी होगी और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। तो जस्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन में कमी होगी, इसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के रूप में 2FeCl2 प्लस H2S दे देगा आपका 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस S। अब इसके बाद कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ देता है ऑक्सीकरण और अपचायक क्या होते हैं। अगर पूछ देगा ऑक्सीकारक क्या है, देखिए वे पदार्थ जो कि अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देंगे ऑक्सीकारक कहलाएंगे और वे पदार्थ जो कि अन्य पदार्थों का अपचयन कर देंगे अपचायक कहलाएंगे। अब ऑक्सीकरण कितना सिंपल है ना, ऑक्सीकरण कर दिया ऑक्सीकारक हो गए, अपचयन कर दिए अपचायक हो गए। ऑक्सीकरण का उदाहरण है आपके सामने पोटेशियम ब्रोमाइड को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा। अब वे पदार्थ जो कि अन्य पदार्थों का अपचयन करेंगे अपचायक कहलाएंगे, तो हम मर्क्यूरी क्लोराइड को SnCl2 से क्रिया कराएंगे तो आपका मर्क्यूरी क्लोराइड रहेगा और SnCl4 बन जाएगा, तो ये आपका अपचायक का उदाहरण हो जाएगा। अगला है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है, दोनों को मिला देने पर। अब इसी को हम एक दूसरे नाम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें आपका ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में हो जाएगी उसे ही हम बोल देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, ये मैंने आपको 2 मिनट पीछे ही बता दिया। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu में टूट जाएगा और HgCl2 को SnCl2 से क्रिया कराने पर आपका HgCl2 और SnCl4 मिल जाएगा। ये तो बात हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। अगला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संक्षारण क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या फिर अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है उसे हम कहते हैं संक्षारण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीकरण नमी या फिर अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, इसे हम कहेंगे संक्षारण। सीधी सी बात है, हम जानते हैं लोहे का उदाहरण, वो भी वायु की ऑक्सीजन से वायु की नमी से और अन्य रसायनों से क्रिया करके धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो वही होता है हमारा संक्षारण का अभिक्रिया। जैसे उदाहरण की बात करें तो लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना इत्यादि। हम जानते हैं लोहे पर जंग लग जाता है तो वो हो जाता है हमारा
संक्षारण की अभिक्रिया, चांदी के आभूषणों पे काली परत जम जाती है, वो भी संक्षारण हो जाता है। अब संक्षारण से बचाव के लिए धातुओं पर पेंट करके, मिश्रित धातु बना करके, ग्रीस या फिर तेल लगा करके हम उपाय कर देते हैं। हम देखते हैं जैसे चीज़ें खराब होती हैं तो हम इसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे, पेंट लगा देंगे और हम उसे ऐसा ही बना देते हैं ताकि संक्षारण से बच जाए। अब संक्षारण के बाद ही एक अगला टॉपिक आपके सामने है कि विकृत गंधिता क्या होती है। संक्षारण इसके बाद विकृत गंधिता भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या फिर वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता क्या होता है, जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ है, अब उसमें तेल है, तेल भी है, वसा भी है, तो तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना, जैसे कि जो खाना खराब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता से बचाव के उपाय भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि विकृत गंधिता से बचाव के उपाय क्या हैं। तो विकृत गंधिता से बचाव के उपाय कुछ इस प्रकार हैं कि खाद्य पदार्थों में वायुरोधी पात्र में रखना, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना, खाद्य पदार्थों जैसे कि आलू चिप्स इत्यादि की पैकिंग करते समय ऑक्सीजन को हटा करके उसके स्थान पे नाइट्रोजन गैस भर देना। हम जानते हैं कि हम ऐसे बर्तन में खाने को रखेंगे जिसमें कि ऑक्सीजन न जा पाए, वायु न जा पाए, तो खाना हमारा नहीं खराब होगा। अब जैसे खाद्य पदार्थ आलू चिप्स ये सारे बनते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, तभी तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वैसे ही रह जाता है, खराब नहीं होता है। और खाद्य पदार्थों और पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचाना, क्योंकि आप सामने रखेंगे ज़्यादा गर्मी रहेगी तो खराब हो जाएंगे खाना। यह आपका पूरे चैप्टर का फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन था। अब इसके बाद इस चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सारा आप ध्यान देंगे, उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस चैप्टर के वो सारे मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। आज की ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर से। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या पहला आपके सामने है कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि जब हम जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर को हटा देगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। अब बताइए, अगर कोई ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा दे रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी। संयोजन अभिक्रिया, यानी कि जुड़ने वाला तो नहीं होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो चीज़ें नहीं हट रही हैं। अपघटन अभिक्रिया, टूट नहीं रहा है। यहाँ पे हो रही है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब है जिंक कॉपर को विस्थापित करके खुद जुड़ जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कौन से नियम पर आधारित है। इसीलिए देखिए मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कौन से नियम पर आधारित है, बताइए। स्थिर अनुपात के नियम पर नहीं है, बहु अनुपात के नियम पर भी नहीं है। समझाने के लिए मैंने आप लोग को ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया था, परंतु किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। और इस नियम में क्या है, ये कैसे काम करता है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यही था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, इसका उदाहरण है। ये जो चार आप लोग को दिए गए हैं इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है उस रिएक्शन में ऊष्मा निकलेगा।
कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना नहीं है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं है, FeSO4 का अपघटन भी नहीं है, जबकि प्राकृतिक गैसों का दहन यानी कि CH4 मीथेन प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा भी रिलीज होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नहीं पता होगा कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, कॉपी में लिखते हुए चलिए। प्रश्न संख्या चौथा आपके सामने कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ में होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना मिलना, यानी कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। अपघटन अभिक्रिया का मतलब है दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूट जाना, तो अपघटन भी नहीं है। द्विविस्थापन का मतलब है दो से ज्यादा परमाणु आपके विस्थापित हो जाएंगे, तो ये भी नहीं है। अब मैंने बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब साथ में होती है तो हम इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या फिर इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां आपके सामने है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। बताइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोजन का योग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का लाभ नहीं होगा, न ही ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन का योग होना, और ऑक्सीजन का योग होगा तो इलेक्ट्रॉनों की हानि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां आपके सामने कि लोहे की वस्तुओं पर जंग का लगना, भूरे रंग की परत हो जाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना ये किसका उदाहरण है। अपचयन का, वियोजन का, द्विविस्थापन का या फिर संक्षारण और ऑक्सीकरण का। तो मैंने आप लोग को बताया है कि लोहे की वस्तुओं पर जो जंग का लगना है ये संक्षारण का उदाहरण है, और यही आपका ऑक्सीकरण भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां, गलती से यहाँ पर 10 लिखा गया, लेकिन नंबर से नहीं याद रखिए, आप लोग प्रश्न और आंसर याद रखिए। बताइए, जब बिना बुझे हुए चूने कैल्शियम ऑक्साइड को H2O जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड आपके जल के साथ में मिल जाएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपघटन मतलब टूटना, विस्थापन मतलब विस्थापित होना, द्विविस्थापन मतलब ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देना। जब लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड आपके जल के साथ मिल रहा है तो मिलने का मतलब है यहाँ पे होगी संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रकार का कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। बताइए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुनिए, याद कर लीजिए। आंसर इसका है कि लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके जलयोजित आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर देता है, और जिसे कि सामान्यतया जंग कहते हैं, और धीरे धीरे होने वाली यही प्रक्रिया आपकी संक्षारण कहलाती है। अगर अति लघु उत्तरी में पूछे तो एक लाइन का आंसर आप देंगे कि संक्षारण प्रक्रिया से लोहे को बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। परंतु अगर ये लघु उत्तरी में पूछा तो जवाब आप ऐसे देंगे कि लोहा वायु यानी कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड निर्मित कर लेगा, जिसे कि हम सामान्यतः जंग कहेंगे, और धीरे धीरे होने वाली ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया आपकी संक्षारण कहलाएगी। जंग एक भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ है जो कि धीरे धीरे वायु को नष्ट करता रहता है, और लोहे की सतह पर पेंट लगाने से धातु की सतह का वायु से संपर्क नहीं होता। जब आप पेंट कर देंगे तो कहाँ लोहे की सतह वायु से संपर्क में आ पाएगी, उन दोनों के बीच में आपका पेंट आ जाएगा।
और उन दोनों के बीच में पेंट आ जाएगा तो संक्षारण की प्रक्रिया आपकी रुक जाएगी। तो अतः एट लास्ट आपको ये याद रखना है कि लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। और इसके बाद अगला आपका है, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न पदों का वर्णन करिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे करके संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। तो आंसर हम इसका इस तरीके से लिखेंगे, आंसर करके ए वाला आप संक्षारण ऐसे लिख दीजिए कि संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें कि धातु नमी और वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है, ये आपकी संक्षारण प्रक्रिया कहलाती है। और सामान्यतः ये एक विनाशकारी प्रक्रम है और इसे रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही आपकी संक्षारण प्रक्रिया है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे है लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना संक्षारण प्रक्रिया का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि संक्षारण के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। तो देखिए संक्षारण के लिए आवश्यक दशाएं हैं, वायु की उपस्थिति में ही संक्षारण आपका होगा और या फिर जल की उपस्थिति में होगा। तो संक्षारण के लिए आवश्यक दशा है कि वायु की उपस्थिति और जल की उपस्थिति में संक्षारण आपका हो जाता है। तो अब आप हमें ये बताइए कि संक्षारण हो गया, तो अब संक्षारण को कम करने के लिए उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, धातु की सतह पर पेंट या फिर ग्रीस का लेप कर सकते हैं और लोहे की वस्तुओं को पिघले जिंक में डुबा सकते हैं और यही आपका कहलाता है गैल्वेनीकरण। इसके बाद दूसरा है, एक धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ा सकते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा या फिर विद्युत लेपन के द्वारा। अगला चौथा वाला आपका है, हम क्या कर सकते हैं कि कई सारे धातुओं को मिला करके मिश्र धातु का भी निर्माण हम कर सकते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा धातु पर उसके ऑक्साइड की परत निर्मित करना, यानी कि एनोडीकरण के द्वारा भी हम संक्षारण से वस्तुओं को बचा सकते हैं। ये तो आपका संक्षारण हो गया। अब इसके बाद दूसरा भी प्रश्न था कि विकृत गंधिता क्या है। तो देखिए हमने बताया था कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के उपचयन के द्वारा यानी ऑक्सीकरण के द्वारा खाद्य पदार्थों के स्वाद और गंध बदल जाते हैं और यही प्रक्रिया आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता के लिए आवश्यक दशाएं हैं, भोज्य पदार्थों को तेल या वसा में पकाने के बाद ज़्यादा समय तक बिना उचित संरक्षण के भंडारित करना। जब हम ज़्यादा समय तक खाने को बिना अच्छे से रखे वैसे ही कहीं भी रख देंगे, धूप में छोड़ देंगे, ऐसे ही रख देंगे तो उसमें महक आ जाएगी, खाना खराब हो जाएगा और प्रक्रिया आपकी विकृत गंधिता कहलाएगी। उदाहरण की बात करें तो तले हुए आलू के चिप्स, पापड़ कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों के बाद बदली हुई गंध और स्वाद उत्पन्न कर देते हैं। आप देखेंगे कि घर पे अगर हमने आलू को तल करके रख दिया ना तो वो क्या होगा, कुछ ही दिन बाद बेकार सा उसका स्वाद आने लगेगा। घर वाले बोलेंगे खराब हो गया आलू का चिप्स, तो ये अब खराब होने लगा, जल्दी जल्दी खा करके ख़त्म कर दो। लेकिन भाई जब हम दुकान वाला लेकर के आते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती, वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे होने का कारण है उसके पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं जिससे कि लंबे समय तक वैसा ही रह जाता है। तो विकृत गंधिता की प्रक्रिया आपकी रुक जाती है। विकृत गंधिता के लिए छोटा सा नोट है, याद रखिए कि आवश्यक समय मौसम अर्थात तापमान पर भी निर्भर करता है। अब विकृत गंधिता को हम रोकेंगे कैसे, तो विकृत गंधिता रोकने के लिए आवश्यक उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखना और पके हुए भोजन को कम ताप पर एवं ढक करके रखना। आलू के चिप्स जैसे कि भोज्य पदार्थों को किसी कम क्रियाशील गैस जैसे कि नाइट्रोजन के साथ पैकेटों में भरना।
अगला है कि सीधे सूर्य की रोशनी से भोज्य पदार्थों एवं पके भोजन को बचाना, तो ये आपका लघु उत्तरीय हो गया। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम उदाहरण सहित आपको बताना है। तो मैंने अभी पढ़ा रही थी तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा या फिर लिख करके रखा होगा, जैसे भी। तो कुछ इस तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आ सकता है। दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि विघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और विघटन अभिक्रियाओं के प्रकार को उदाहरण से ही समझाना। तीसरी बात करें तो ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का वर्णन करना और ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर भी स्पष्ट करना। तो ये इस चैप्टर के कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, सारे प्रश्नों को पढ़ करके जाइएगा। तो आई होप कि हमारा आज का वीडियो, आज का पढ़ाने का प्रयास, पहली क्लास आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक कुछ नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए। और नहीं भी पढ़े हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, अभी से जितनी वीडियोस आज से जाएंगी सारी वीडियोस को देखा करिए, सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। तो बस मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे कल आज के इस अगले वीडियो में, जिसमें कि आप लोग को दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण मिल जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, डेली शाम 7 बजे आप लोग को ये वीडियोस मिल जाती हैं। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एट लास्ट एक मोटिवेशनल शायरी के साथ में हम आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से है कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो, अरे तुम मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। आने वाले बोर्ड एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।